अल्लाह है मर्सी। यह एक घानायन कहानी है। इसे लिखा है मोहम्मद नसीहु अली ने। नसीहु अली का जन्म सन 1971 में घाना के कुमासी शहर के जोंगो स्ट्रीट नामक मोहल्ले में हुआ था। 1988 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद वे कहानियां लिखने लगे। उनका पहला कहानी संग्रह द प्रॉफिट ऑफ जोंगो स्ट्रीट 2006 में प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें डेब्यू राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। वे इस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाने का काम करते हैं। अल्लाह है मर्सी कहानी को अनुरोध यादव ने हिंदी में या अल्लाह माफ करना नाम से अनुवाद किया है। चलिए अब सुनिए कहानी का हिंदी रूपांतरण। जो ही मैं रेक्स सिनेमा के बाहर निकला कि किसी बड़े आदमी का हाथ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को धर दबोचा और मैं सहज रूप से पहचान गया कि वह कौन हो सकता है। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बड़ी इल्तिजा करते हुए कहा तो अंकल उसामा ने गर्दन छोड़कर मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया और झल्लाकर बोले, खामोश हो जा हरामी के पिल्ले। अपने साथियों को पनीली आंखों से तिरछे देखते हुए मैं वहां से खिसकना चाह रहा था ताकि सिनेमा देखकर निकली भीड़ में मिल जाऊं, लेकिन अंकल उसामा ने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन फिर से पकड़ ली और जोर से कसकर दबा दिया। अल्लाह के वास्ते मुझे इस बार माफ कर दीजिए, अब मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा, सिसकते हुए मैंने कहा। दर्द के मारे मेरा सिर चकरा रहा था और गर्दन पर पंजे का कसाव बढ़ने से मैं सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसे शायद उन्होंने भांप लिया और मेरी गर्दन छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए अपनी बगल में कर लिया। वे लंबे लंबे कदमों से चल रहे थे, इसलिए उनके साथ चलने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। मैं बार बार गिर पड़ता था और फिर किसी तरह खड़ा होता था। जब भी मैं चलते हुए गिर पड़ता था तब तब वह मुझे थप्पड़ मारते थे और निहायत बेरहमी से अपने साथ इस तरह घसीटते हुए लिए चल रहे थे जैसे कोई कसाई बकरे को जबा करने के लिए घसीटता हुआ ठीहे पर लेकर जाता है। दादा मुझे बचा लीजिए, दादा मुझे बचा लीजिए, बराए मेहरबानी दादा मुझे बचा लीजिए। अपने पास चलने वाले राहगीरों से मैं गिड़गिड़ाते जा रहा था ताकि कोई मुझे बचा ले, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की जहमत नहीं उठाई। बस साथ साथ चलते हुए वे सब हमें घूरते रहे। अंकल उसामा का रसूख और उनका बड़ा डील डॉल देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मुझे बचाने के लिए कोई हमारे पास आ सके, क्योंकि तमाशबीनों में ज्यादातर रेक्स सिनेमा के आसपास ठेले पर फल बेचने वाले या नाश्ते का खोमचा लगाने वाले आम लोग थे। और दीगर बात, यह कोई पहला वाकया नहीं था कि उन्होंने अपनी नजरों के सामने इस तरह से अंकल उसामा के हाथों घसीट कर ले जाए जाते हुए किसी लाचार बालक को गिड़गिड़ाते हुए देखा था। ऐसा नजारा आए दिन उन्हें देखने को मिलता रहता था। अंकल उसामा जोंगो स्ट्रीट के एक मदरसे में हेडमास्टर थे और एक तरह से वे जोंगो स्ट्रीट के बच्चों को डिसिप्लिन में रखना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। गार्जियन अपने बिगड़ैल बच्चों को सजा देने के वास्ते अंकल उसामा को बुलाते थे और वे अपना मशहूर बरांजू लेकर उनके पास बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। उनका बरांजू शरीर के जिस हिस्से पर पड़ता था वहां चमड़ी पर निशान पड़ जाता था। यह एक ऐसा काम था जिसे अंकल उसामा किसी के कहने पर फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। इस काम के चलते उन्हें लोग जोरो कहकर बुलाते थे। जोरो एक पुरानी फिल्म में एक कैरेक्टर था जो अपने लोगों को बचाने के लिए कोड़ा लेकर और मुंह में मास्क लगाकर निकल पड़ता था। अंकल उसामा भी जोरो के नाम से वाकिफ थे और यह भी जानते थे कि लोग उन्हें पीठ पीछे जोरो कहकर बुलाते हैं। वे जोंगो स्ट्रीट में रहने वाले बच्चों के अंदर डर पैदा करके रखना चाहते थे। अंकल उसामा बहुत कम हंसते थे। हमारे सामने तो वे कभी हंसते ही नहीं थे। ज्यादातर लोग यह मानते थे कि उनका यह व्यवहार उनकी अच्छी तालीम और जहानत का नतीजा है।
लेकिन मैं 12 वर्ष का उनका भतीजा उनके बारे में अलग तरह की राय रखता था। उनके बैठक में शाम को अरबी पढ़ते वक्त अक्सर मैं देखता था कि जब भी अंकल के साथ अम्मा अशीबी की तकरार हो जाती थी तो अंकल उसामा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते थे। तब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे एहसास होता था कि अंकल का गुस्सा उनकी अपनी बीवी को अपने कब्जे में ना कर पाने का ही नतीजा है। दूसरे लोगों को लगता था कि उनकी बीवी अम्मा अशीबी एक कठोर और दबंग औरत थी जो अपने शौहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखती थी। अगर तुम चुप नहीं हुए तो घर पहुंचकर मैं तुम्हें और बुरी तरह पीटूंगा, अंकल उसामा ने कहा और मुझे जेरेकिया रोड के अगल-गल बैठकर केलेवेले, फ्राइड यम और चोफी बेचने वाले फेरी वालों के पास से होकर घसीटते हुए लेकर चलते रहे। हमें आगे रास्ते में भिखारी मिले जो दिन के आखिर में अपने डेरा डम्मर उठाकर चलने के लिए तैयार थे। रास्ते में बीपी पेट्रोल स्टेशन के पास हमसे बॉडी बॉडीबो खेल रहे बच्चे मिले जो अपने छिपने के लिए इधर उधर भागकर जगह ढूंढ रहे थे। आगे जाने पर हमें रेक्स सिनेमा हॉल में 8:30 का शो देखने वाले लोगों की भीड़ से होकर गुजरना पड़ा। आगे हम कोफार फाड़ा नामक कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे थे जिससे होकर जोंगो स्ट्रीट की ओर जाया जाता था, लेकिन अंकल उसामा मुझे लेकर अचानक बाईं ओर मुड़ गए ताकि मैं कॉरिडोर के पास रास्ते में मिलने वाले आदमियों से मदद की गुहार ना कर सकूं। जहां से वे मुझे खींचे लिए जा रहे थे वह रास्ता अंधकारमय था। उधर से हम सीधे अपने कंपाउंड में दाखिल हो सकते थे। अभी भी अंकल उसामा की रफ्तार कम नहीं हुई थी। उनके चेहरे से पसीने की बूंदें रह रह कर मेरे पसीने से तरबतर चेहरे पर चू पड़ती थी, जिससे मेरी आंखें झपक जाया करती थी। उस गली से होकर हम आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि हमें अम्मा जीनाता दिखाई पड़ी। अम्मा जीनाता एक बूढ़ी औरत थी जो हमारे कंपाउंड के बगल में ही रहती थी। उन्हें देखते ही अंकल उसामा कुछ ढीले पड़ गए और उन्होंने मेरी बाह पर से अपनी पकड़ भी ढीली कर दी ताकि अम्मा जीनाता को पता न चल सके कि वे मेरे साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। मुझे लगा कि यही अच्छा अवसर है कि मैं उनसे छुड़ाकर भाग जाऊं। इसलिए मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। यह सुनकर अंकल उसामा ने मेरी कलाई मरोड़ दी ताकि मैं चुप रहूं, लेकिन उससे मुझे दर्द इतना ज्यादा हुआ कि मैं और जोर से चिल्लाने लगा। सलाम अम्मा, अंकल ने अम्मा से कहा। ठीक है, अम्मा ने उनका जवाब देते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी रूखी फटी आवाज में आजकल के बच्चों के चाल चलन पर अपनी भड़ास निकालना शुरू किया, जिसका लबोलुआब यह था कि उनके साथ रहना दुश्वार हो गया है। अंकल ने भी अपनी तरफ से कुछ कहना शुरू किया, लेकिन हाथ लगा अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। इसके पहले कि उसामा अंकल अपनी बात पूरी कर पाते, हम तीनों गली के छोर पर दाखिल हो चुके थे। बस वहीं मैं उनसे झटके से हाथ छुड़ाकर कोफार फाड़ा की ओर पीछे भागा। मुझे पता था कि अंकल जीनाता अम्मा का इतना लिहाज करते थे कि उनको छोड़कर वे मेरा पीछा नहीं करने वाले हैं। मैं जब वहां से भागा तो रुका भी नहीं। एक हुड़किया दौड़ता रहा जिससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। अपने कंपाउंड में दाखिल होकर मैं अपने घर चला गया। माँ और उसकी सबसे खास सहेली अम्मा जाकिया बेगम बरामदे में एक चटाई डालकर बैठे हुए थे। मेरे अब्बा हुजूर अपने काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहते थे और अम्मा जाकिया की अपने शौहर से पटती नहीं थी, इसलिए दोनों औरतों के पास काटने के लिए अच्छा खासा वक्त रहता था, जिसे वे अगल-गल के घरों की 2-3 और लड़कियों को साथ लेकर बरामदे में बैठे बैठे गपशप में बिताया करती थी। उनके साथ मेरा छोटा भाई हैरिस और मेरी बहन सलीमा भी शामिल रहते थे। उनके पास जब बात करने के लिए कुछ रहता तो वे बतियाते रहते, और जब किसी के पास कुछ कहने को नहीं होता तो वे चुपचाप आसमान की ओर निहारते हुए बैठे रहते, जैसे कि चांद सितारों के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हों।
माँ अल्लाह से दुआ करती रहती थी कि उसके शौहर हमेशा घर पर रहें और जाकिया बेगम मन्नतें मानती थी कि अल्लाह उन्हें कोई औलाद दे देवे। एक वक्त ऐसा आता जब बैठे बैठे कोई न कोई ऊँघने लगता और तब धीरे धीरे सब लोग वहाँ से रुखसत हो जाते। मैं गया और अपने हाथों को अम्मा की गोद में रखकर उनकी बगल में बैठ गया। शेहू, क्या हुआ? अम्मा ने मुझसे पूछा। कुछ भी नहीं अम्मा, मैं जरा बाहर खेलने चला गया था। मैंने जवाब में झूठ बोल दिया क्योंकि माँ को पता नहीं था कि मैं अपने दोस्तों के साथ चुपके सिनेमा देखने चला गया था। वे मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मुझे बखूबी इसका अंदाजा था कि अंकल उसामा की गिरफ्त से भागकर मैंने जिस बेअदबी से उन्हें चकमा दिया था उससे वे अपनी तौहीनी महसूस कर रहे होंगे, और मैं यह भी जानता था कि ऐसा करके मैं उनके निशाने पर आ चुका था। मुझे यह भी पता था कि वे छोटी सी गलती के लिए भी बहुत कड़ी सजा देते थे। कुछ मिनटों के बाद उसामा अंकल के घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उस कंपाउंड के अगल-गल रहने वाले हर बच्चे के लिए उसामा अंकल के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज चूहों के लिए बिल्ली के गले में बंधी घंटी के समान थी, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता था कि कब हमें बेखौफ होकर खेलना है और कब अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में दुबक जाना है। जब मैं उनसे छुड़ाकर भाग निकला था उसके कुछ हफ्तों तक मैं बहुत संभल कर रहता था ताकि अपनी किसी दूसरी गलती की वजह से उनकी पकड़ में दोबारा न आ सकूं। मैं रात का खाना खाकर तुरंत बिना कोई देरी किए उनके घर चले जाया करता था और उनके तथा उनकी बीवी अम्मा अशीबी के नाश्ते के लिए सबसे ताजा और मुलायम ब्रेड खरीद कर लाया करता था। इस तरह करते करते करीब 2 महीने बीते होंगे कि एक अभागी शाम मेरे जीवन में आ गई। जब मैं एक दिन उनके लिए ब्रेड खरीद कर लाया तो वह अंकल को पसंद नहीं आया। उन्होंने ब्रेड को अपने हाथ में लेकर कुछ इस तरह से दबाया जैसे वे उसकी हवा निकालना चाहते हों। फिर नाक के पास ले जाकर सूंघा और एक झटके में मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, यह कहाँ से उठा लाया? यह तो जैसे 1 हफ्ते का बासी पड़ा ब्रेड है। क्या पैसे देने से पहले तुमने देखा नहीं? यह एकदम से सख्त है। मेरे ऊपर चिल्लाते हुए उन्होंने मुझे सख्ती से आदेश दिया कि मैं जाकर वह ब्रेड दुकानदार को वापस करके और लॉयर्स हाउस के पास वाली दुकान से ताजा और सॉफ्ट ब्रेड खरीद कर लाऊं। लॉयर्स हाउस के पास की दुकान से खरीदा ब्रेड अंकल उसामा को बहुत पसंद आता था। मैंने उन्हें यह बताने के लिए कि मैंने एक अच्छी दुकान से ब्रेड खरीदा है अपना मुंह खोला, लेकिन यह सोचकर तुरंत बंद कर लिया कि इस वक्त कोई भी दलील उनके गुस्से में सिर्फ इजाफा करने का काम ही करेगी। फर्श पर गिरे ब्रेड को मैंने फुर्ती से उठा लिया और चुपचाप दुकान की ओर भागा। जब मैं जेरेकिया रोड की उस दुकान पर पहुंचकर ब्रेड काउंटर पर रखते हुए दुकानदारिन को सारी बात बताई तो उसने जोर देकर कहा कि वह ना तो ब्रेड वापस लेगी और ना ही कोई पैसा वापस करेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो इसे वापस ले लूं? वह बोली और ब्रेड को काउंटर पर से उठाकर मेरी तरफ लौका दिया। संजोग से मैं उसे जमीन पर गिरने से पहले कैच कर लिया, लेकिन बार बार हाथ लगने से ब्रेड गंदा होकर मुड़तुड़ गया। अंकल उसामा के कहे मुताबिक न करके बिना दूसरी ब्रेड लिए घर जाने पर क्या होगा, इस बात का अंदाजा मुझे बखूबी था। इसलिए मैं फूट फूट कर वहीं रोने लगा और जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा। पहले पहल तो दुकानदारिन ने मेरे बखेड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने समझा कि मेरा तमाशा उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी वजह से दूसरे ग्राहक भी उसकी दुकान से खिसकने लगे थे। मेरी तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा, देखो, तुम्हारा कोई भी तमाशा मेरे पास चलेगा नहीं। तुम लोग ऐसे ही हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम फौरन मेरी दुकान से दफा हो जाओ, मैं तुमसे कह देती हूँ। मैं दोबारा तुमसे कह रही हूँ,
कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, कहकर उसने मुझे अपनी दुकान के सामने से धकेल दिया और मैं लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर गिरने से बच गया, लेकिन ब्रेड मेरे हाथ से छूटकर गंदी जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी से उसे उठा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उस समय तक मुझे इसका अंदाजा अच्छी तरह से हो गया था कि ब्रेड अब इतना गंदा हो चुका है कि वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। सौभाग्य से मेरी हरकतों को कुछ राहगीरों ने नोटिस किया। उधर से होकर गुजरने वाले कुछ राहगीर रुक गए और मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि क्या मसला है। मैंने एक लंबे तगड़े आदमी की तरफ मुखातिब होते हुए अपनी सारी परेशानी कह डाली। उनकी कदकाठी तो अंकल उसामा के जैसी थी, लेकिन वे देखने में भले आदमी लगते थे। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी। मैं जब उनसे अपनी बात बता रहा था तो दुकानदारिन का पारा चढ़ता जा रहा था। वह मेरी ओर घूर रही थी और भुनभुना कर गालियां बकती जा रही थी। मेरी बात खत्म होते होते वह हमारे बीच में कूद पड़ी। दादा, आप जरा मुझे बताओ कि अगर मेरी जगह आप होते तो ऐसी हालत में क्या करते? खाने की कोई चीज खरीद कर उसे पूरी तरह से गंदी करने के बाद कोई अगर वापस करने आ जाए तो? मान लीजिए मैं यह ब्रेड वापस ले लूं तो इसको कौन खरीदेगा? देखिए इसे एक बार। वह आदमी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, जैसे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किसकी ओर से बोले। मैं तो इसे किसी भी कीमत पर वापस लेने वाली नहीं, चाहे यह रोते रोते यहीं अपना दम तोड़ दे। अपना घड़ियाली आंसू कहीं और जाकर बहाओ। मेरी दुकान के सामने से दफा हो जाओ। वह मेरे ऊपर और जोर से चिल्लाई। मेरा सिसकना लगातार जारी था, इसलिए कुछ और लोग उसकी दुकान के सामने जमा हो गए। उन्हीं लोगों में एक गांव मुसलमान भी थे। मैंने उनके जेलाबा और उनकी बकरे नुमा दाढ़ी से पहचान लिया। उस भीड़ में 2 मछली फ्राई करके बेचने वाली औरतें भी थी। उनकी स्मेल से मुझे पता चला। इस वक्त लंबा तगड़ा आदमी दुकानदारिन को समझाने में लगा रहा। देखो, वह एक बच्चा है। दरअसल गलती उसकी नहीं है, गलती तो उसको भेजने वाले की है। मान लो वह आपका बेटा होता तो, और इतनी रात को घर से बाहर गया होता। इसलिए बराए मेहरबानी उसके ऊपर रहम करिए। रहम तो उसके बेवकूफ वालिदीन को करना चाहिए जिन्होंने उसे ब्रेड वापस करने के लिए भेजा है, दुकानदारिन ने दलील पेश करते हुए कहा। देखिए दादा, मैं आपका अदब करती हूँ, लेकिन आप अपना वक्त जाया मत करिए। मैं इसको वापस लेने वाली नहीं हूँ, चाहे अल्लाह खुद आसमान से नीचे उतर कर मुझसे ऐसा करने के लिए कहे तो भी नहीं। उसकी जिद देखकर मेरी बची खुची उम्मीद की रोशनी भी बुझ गई, लेकिन कुछ देर चुप रहकर गांव आदमी सारी बात सुनने के बाद आगे आए और मुझसे बोले, तुमने ब्रेड के कितने पैसे दिए हैं? मैंने कहा, 5 सेड़ी। यह सुनकर उन्होंने अपनी साइड पॉकेट में हाथ डाला और 5 सेड़ी की एक मुड़ी तुड़ी नोट निकालकर मुझे थमाते हुए कहा, लो, अब यह मसला हल हो गया। और इसके साथ ही उन्होंने ब्रेड मेरे हाथ से लेकर दुकानदारिन के सामने काउंटर पर रख दिया, जिसे उसने फौरन उठाकर डस्टबिन में डालकर चिल्लाते हुए कहा, जाओ, चले जाओ यहाँ से। आइंदा कभी अपनी मनहूस सूरत लेकर इधर मत आना। बदमाश कहीं के। उसकी नफरत सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं थी, बल्कि उस गांव आदमी और मेरी समूची हौस जनजाति के जानिब थी। वह अपनी जगह पर खड़े खड़े ही थोड़ा सा हिली डुली, जैसे हमसे जिस्मानी तौर पर भी निपटने की तैयारी कर रही थी। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे मेरा पैसा भी वापस मिल गया था। पैसे के लिए ही तो सारा बखेड़ा था। मैं भागते हुए घर की तरफ चला आया। जल्दीबाजी में मैंने गांव को शुक्रिया भी नहीं कहा। जब मैं उसामा अंकल की बैठक में दाखिल हुआ तो वे तौरात में मुंडी गड़ाए बैठे थे।
उनके पास लोग बाइबल का मुख्तलिफ इल्म हासिल करने के लिए उनके पास आया करते थे क्योंकि उन्हें जबूर, तौरात और इंजील में महारत हासिल थी। मैं कुछ देर खड़े खड़े इंतजार करता रहा कि अंकल अपना सिर ऊपर उठाएं ताकि उनसे मैं अपनी बात कह सकूं कि जेरेकिया रोड पर क्या क्या हुआ। 1 मिनट या इससे कुछ ज्यादा देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। तब वे अपनी आंख किताब के पन्ने से बिना हटाए यकायक बोल पड़े, हाँ तो बरखुरदार, ब्रेड कहाँ है? जब मुझे पैसे वापस मिले तब तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। मैंने हकलाते हुए बताया, अच्छा तो तुम मुझे यह बताने आए हो कि तुम्हें कुमासी शहर में कहीं ब्रेड ही नहीं मिला? फिर सिर उठाकर मेरी तरफ घूरते हुए देखा। मैंने अपनी बात बताने की बेकार कोशिश की कि वहाँ जेरेकिया रोड पर सिर्फ वही एक दुकान खुली थी और पैसे भी मुझे दुकान से नहीं बल्कि किसी राहगीर से मिले। मैं पूरी बात कह पाता कि उसके पहले एक झन्नाटेदार तमाचा उन्होंने खींचकर मेरे दाहिने गाल पर जड़ दिया। लगा जैसे मुंह के अंदर मेरी समूची बत्ती सी हिल गई क्योंकि मेरी जीभ पर खून का स्वाद घुल गया। मैं सोफे पर ढह गया जिससे मेरा सिर उसके लकड़ी के हत्थे से जा लगा। अम्मा अशीबी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। वह अंदर वाले कमरे में चटाई पर बैठे बैठे अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। मैं अपने आप किसी तरह से उठकर वहां से बाहर निकल आया कि कहीं दूसरा झापड़ भी न पड़ जाए। मैं कंपाउंड से बाहर आकर जेरेकिया रोड की तरफ आगे बढ़ा। कुछ बच्चे अभी भी वहां थे। मैं अपने गाल पर जोर से पड़े तमाचे के दर्द को भूलने की कोशिश कर रहा था। गली में इक्का दुक्का लोग बचे थे। कुछ दूर चलने पर मुझे डर लगने लगा। कुछ हफ्ते हुए अफवाह सुनाई पड़ी थी कि बच्चों को अगवा करके कुछ लोग नाइजीरिया ले जाकर बेच देते हैं। बलि चढ़ाने के लिए लोग उन्हें खरीदते हैं ताकि उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो सके। कंपाउंड के पास कुछ लड़के अभी भी खेल रहे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ खेलने के लिए कहा। उन्हें क्या मालूम कि मेरी क्या हालत थी। मैं उनके आग्रह को ठुकराकर सीधे काका सेठी के घर की ओर बढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि सिर्फ मेरी दादी ही मुझे अंकल उसामा की मार से बचा सकती थी। मेरी माँ की तो उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मेरे पिताजी घर पर रहते नहीं थे इसलिए अंकल उसामा के ऊपर ही मेरी देखरेख करने का जिम्मा था। मेरी सारी बात सुनकर काका सेठी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। उसामा अंकल मुझे और मेरे चचेरे भाई हफीज यानी अपने बेटे को जो सजा देते रहते थे उससे कभी कभी काका सेठी परेशान हो जाया करती थी। हफीज अंकल उसामा का बड़ा लड़का था जो मुझसे 2 साल छोटा था। मेरे अब्बा की तरह काका सेठी भी अपने काम के सिलसिले में अटेबुबू और इजूरा की बाजारों में अक्सर बाहर रहती थी। जब काका सेठी उसामा अंकल के घर से वापस लौटीं तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि उन्होंने इसके लिए उसामा से मुझे माफ करने के लिए कह दिया है। वह आगे बोली, लेकिन कल सुबह ही तुम्हें लॉयर्स हाउस जाकर उसके लिए ताजा ब्रेड खरीद कर लाना पड़ेगा। मैं जो कह रही हूँ सुन रहे हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने मुझे हिदायत देते हुए कहा, अब तुम सीधे अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते बैठी है। रोज की तरह ही अम्मा जाकिया के सामने मेरी माँ चटाई पर पैर फैलाए बैठी हुई थी। हमारे बरामदे में बैठकर कोई भी कंपाउंड का पूरा नजारा देख सकता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरे साथ क्या हुआ है यह मेरी माँ अच्छे से जान गई होगी। अंकल उसामा के तमाचे की आवाज और सोफे पर मेरे गिर पड़ने की आवाज उस तक जरूर पहुंची होगी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह अम्मा जाकिया को छोड़कर कमरे में मेरे पास आ गई। उसने मेरे गाल को देखा। उस पर उसामा अंकल के तमाचे का निशान पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से बटर निकाला और उसे मेरे गाल पर मला।
उस वक्त मैंने अपनी जीभ अपने मुंह में फिराकर चेक किया कि मेरा कोई दांत टूटा तो नहीं है। दांत तो सारे सही सलामत थे, लेकिन कहीं पर मसूड़े से खून अभी निकल रहा था। शेहू, मुझे माफ कर दो और सब्र रखो, उन्होंने मुझसे कहा जैसे तमाचा उन्होंने ही मारा है। अगले दिन सुबह होने पर मैंने कुरान पढ़ी और अपना पाठ याद किया। जब 6 बज गया तो मैं लॉयर्स हाउस जाकर उसामा अंकल और अम्मा अशीबी के लिए ब्रेड खरीद कर लाया। मेरा अगला एक हफ्ता बहुत तनाव भरा गुजरा। मेरी माँ उसामा अंकल की मार से जो मुझे बचा नहीं पाई थी, उसकी खींच वह हफ्ते भर निकालती रही। जब भी उसामा अंकल के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ती तो वह मन ही मन भुनभुनाकर उन्हें गालियां सुनाने लगती। अगले 2 दिन तक तो उसने उसामा अंकल से बात भी नहीं की, लेकिन यह सोचकर कि उसकी बेरुखी मेरे लिए नुकसानदायक साबित होगी, वह उनकी जानिब कुछ नरमी का भाव लाने लगी। यहाँ कंपाउंड के अंदर उनसे मुलाकात होने से वह बचती रहती थी। एक दिन रात में मैंने उसे जाकिया बेगम से कहते हुए सुना, मेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं। मैं चुपचाप पड़ी अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रहती हूँ और कुछ कर नहीं पाती। उसका शौहर मेरे बच्चे के साथ ऐसे बर्ताव करता है जैसे यह किसी दूसरे का बच्चा हो। अब इंतहा हो गई है। मैं अब यही चाहती हूँ कि अगर काजी अपने भाई से अब की बार आकर बात नहीं करेगा तो मैं ही उससे बात करूंगी कि मेरे बच्चे के ऊपर हाथ न उठाया करे, उसे पीटना बंद करे। अगर वह फिर भी नहीं मानेगा तो मैं उससे कहूंगी कि तब मेरे बच्चे के साथ मुझे भी पीटो। उस हफ्ते से माँ और अम्मा अशीबी के बीच रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि किसी तरह से अशीबी के कान तक मेरी माँ की गालियों की भनक लग चुकी थी। माँ की बेरुखी को देखते हुए अंकल उसामा मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। वे हमेशा इस कोशिश में लगे रहते कि मुझसे कोई गलती हो जाए और मुझे पीटने का उन्हें एक और बहाना मिल जाए, लेकिन मैं भी हर काम बड़े गौर से कर रहा था। मैंने पूरी तरह से फुटबॉल खेलना भी बंद कर दिया। ईशा की इबादत के फौरन बाद मैं लायर्स हाउस जाकर उनके लिए ब्रेड भी बहुत अच्छी तरह से देख करके ताजा और मुलायम लाया करता था। माँ ने मुझे हिदायत दी कि मैं अरबी पढ़ने के बाद खेलने न जाया करूं। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम कोशिश करके उनके चंगुल में फंसने से बचे रहो। माँ के नए बर्ताव से मुझे शौक सा लग गया। वह बहुत संजीदा मिजाज की औरत के रूप में जानी जाती थी, लेकिन इस वक्त वह जोंगो स्ट्रीट के सबसे बेरहम इंसान के साथ मोर्चा संभाले हुए थी। माँ अपने बच्चों का सरेआम डिफेंड करती ही है, लेकिन आंटी या अंकल के हाथों पनिश होने पर कोई माँ अपने बच्चे की तरफदारी करे, यह बहुत कम सुनने में आता है। मैं तो डरता रहता था कि कहीं जो मनमुटाव अंदर ही अंदर अंकल और माँ के बीच चल रहा है वह बाद में खुलकर सामने न आ जाए और दोनों में झगड़ा झंझट न बढ़ जाए। तब तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अंकल उसामा कंपाउंड में रहने वाले सारे लोगों के सामने मेरी और माँ की फजीहत करने से बाज नहीं आएंगे। मैं अल्लाह की इबादत करता रहता था कि ऐसी कोई हालत पैदा न हो। कुछ दिनों के बाद टेंशन खत्म हुआ तो मुझे कुछ चैन मिला। एक दिन काका सेठी अम्मा अशीबी और माँ के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और दोनों को समझा रही थी कि अपने छोटे मोटे झगड़े खत्म करके सुकून से रहो। लेकिन अंकल उसामा से उन्होंने भी कभी एक शब्द नहीं कहा। मैं अभी अपने घर में डराड्रा ही रहता था। एक दिन अंकल उसामा मेरे और हफीज के लिए कपड़े खरीद कर ले आए। उन्होंने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। हमने सोचा कि उन्होंने पहले के सारे मसले खत्म कर दिए हैं। एक दिन तो उन्होंने अशीबी अम्मा से हमारे लिए ऑमलेट बनाने के लिए ही नहीं कहा, बल्कि जो हमारे पास ब्रेड पड़ा हुआ था उससे सैंडविच बनाकर भी देने के लिए कहा। अंकल उसामा का बर्ताव इतना अच्छा हो गया कि उनके मदरसे में पढ़ने वाले लड़के भी यह मानने लगे कि उनमें कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है।
सचमुच पूरे महीने भर उन्होंने एक भी स्टूडेंट की पिटाई नहीं की। लाल, काले और भूरे रंग के जेलाबा की जगह वह सफेद रंग के जेलाबा पहनने लगे। रंग से ही उनके मन के जज्बातों का पता चल जाता था। जिस दिन वह लाल जेलाबा पहनते थे उस दिन स्टूडेंट मानते थे कि आज बहुत खतरनाक दिन है। अंकल उसामा की जिंदगी में जो बदलाव आया उससे हम स्टूडेंट लोग बहुत खुश थे। इसी दौरान एक दिन हफीज और मैंने हिम्मत करके उसामा अंकल से यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में तैरने की इजाजत मांगी। हमारे अचरज का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने हमें उसके लिए इजाजत दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने फेंटा और कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए हमें पैसे भी दिए। आज पहली बार मैं जब अंकल उसामा के सामने खड़ा हुआ तो मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे पहली बार लगा कि आज मैंने कोई गलती नहीं की है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में हम लोग करीब 2 घंटे थे, लेकिन उस दौरान मेरी आंखें वहां रिफ्रेशमेंट सेंटर में लगी बड़ी घड़ी की सुइयों पर अटकी रहीं। स्विमिंग पूल बंद होने का समय शाम 5 बजे था। 4:30 बजे से ही वॉचमैन अब स्विमिंग करना बंद करो की हिदायत देने लगा। मैं स्विमिंग पूल बंद होने के बाद निकलने वाली भीड़ से आगे चलना चाहता था ताकि लॉरी स्टेशन 6 बजे से पहले पहुंचकर मगरिब की नमाज में शरीक हो सकूं। स्विमिंग पूल से हफीज को बाहर निकलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वह भी मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। हम अपने शरीर को जल्दी जल्दी सुखाकर कपड़े पहने और लॉरी स्टेशन की ओर चल पड़े। जब मैं और हफीज कंपाउंड के करीब पहुंचे तो हमने एंट्रेंस के बगल में खड़े अंकल उसामा को देखा। वे अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि 5:45 बजे होंगे। मगरिब की नमाज के लिए अजान होने में अभी आधा घंटा समय बाकी था। मैं बड़े गुरूर से अपने मित्रों को देख रहा था। मेरी नई आजादी से वे जले भुने थे। हफीज मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बड़ा लड़का हूँ, एक हीरो जैसा, क्योंकि अंकल ने हफीज की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी थी। हमें बाहर आने जाने की भी इजाजत मिल गई थी। जब कंपाउंड के अंदर दाखिल होने में 3 फीट रह गया तो मैं अंकल उसामा को आज बड़े रस्मी तौर तरीके से उनके घुटने तक झुककर उन्हें सल्यूट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं झुका तभी मेरे सिर के पीछे किसी ने जोरदार हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जल्दी से उठकर अंकल को सैल्यूट करना चाहा। तब मुझे पता चला कि दरअसल हुआ क्या था। मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकल उसामा ही थे। मेरे ऊपर जोरों का बरांजू पड़ा था। अंकल ने अपने हाथ पीछे बरांजू को छिपाने के लिए ही कर रखा था। हफीज ने शायद इसको भांप लिया था कि उसके अब्बा हुजूर क्या करने वाले हैं, इसलिए वह कंपाउंड के पास आकर बहुत धीरे धीरे चलने लगा था और मुझसे कुछ पीछे रह गया। जब मेरे सिर के ऊपर बरांजू गिरा तो वह बचकर भाग निकला। फिर 1 हफ्ते तक उसकी हमारी मुलाकात नहीं हुई। अंकल उसामा उसके बाद एक के बाद एक कई हमले किए। हर हमले की धमक मेरे कानों में जैसे बिजली की तरह कड़कती रही। 6-7 हमलों में तो मैं अधमरा होकर जमीन पर गिरने पर मजबूर हो गया, लेकिन अंकल थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं मदद की गुहार लगाने लगा, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। अंकल उसामा जोंगो स्ट्रीट की सिर्फ 3 बूढ़ी दादियों की बात सुनते थे। दादी काका सेठी भी उनमें से एक थी, लेकिन वे उस वक्त अपने घर के अंदर मगरिब की नमाज अदा करने की तैयारी करने में मसरूफ थी। इसलिए अंकल ने इसी वक्त का मुझे पीटने का समय चुना था। पिटाई होने के दौरान मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। डरने की बजाय मैं तैश में आकर बोला, यह तो कतई अच्छा नहीं है।
मैंने चिल्लाना और गिड़गिड़ाना बंद कर दिया। दोनों हाथों को दोनों ओर फैलाकर मैं पीठ के बल जमीन पर लेट गया, जैसे बेहोश पड़ा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि इससे अंकल डरकर अपने आप हट जाएंगे और शायद फिर दोबारा इस तरह की हरकत करने के बारे में न सोचें। वास्तव में मेरे दिमाग में यह आइडिया कैसे आया मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं गुस्से में था। इतने गुस्से में कि उस दिन मैं सोच रहा था कि काश अंकल के हाथों मेरी मौत हो जाती तो कितना अच्छा रहता। जब मेरे सीने पर उन्होंने फिर से हमला करना शुरू कर दिया तो मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दिमाग में इस वक्त जन्नत की वह जगह थी जहां जवान होने से पहले मरने वाले मुस्लिम बच्चे जाते हैं। मैंने सोचा कि वहां पहुंचकर मैं मुंसूलू के साथ मजे करूंगा, जो कुमासी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल खेलने के दौरान जख्मी होने से मर गया था। अंकल अचानक रुक गए। वह वहां से ऐसे चलते हुए जा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक बार भी मुड़कर उन्होंने मुझे देखने की जहमत नहीं उठाई कि क्या मैं सचमुच बेहोश हुआ पड़ा हूँ। मैं जहाँ था वहीं आंखें मूंदे पड़ा रहा। कुछ देर के बाद मुझे अपने आसपास आवाजें आती हुई सुनाई पड़ी। दरअसल मैं जिन बच्चों के पास से होकर अभी अभी कुछ समय पहले गुजरा था वे मेरे पास आ गए थे और एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितना वक्त लगा, लेकिन मैं आखिरकार उठकर बैठ गया। गली की भूरी रेत से मैं ढक गया था। मेरे गाल पर जो कटे का जख्म था उससे खून रिस रहा था। शरीर के दूसरी जगहों से भी खून निकलने से मेरी शर्ट खराब हो गई थी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन किसी तरह से मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे एडिडास का नीला डफल बैग दिया था जिसमें मैंने स्विमिंग गियर रखा था, जो पहले हमले के ही वक्त छिटककर दूर जा गिरा था। मैं अपने आप से पूछ रहा था, लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने ही तो हमें वहां जाने की इजाजत दी थी। फिर हमारी गलती क्या थी? जब मैं कंपाउंड में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें मेरी ओर लगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी माँ को खोजना शुरू किया, लेकिन वह बरामदे में नहीं थी, वह किचन में भी नहीं थी। वह बैठक में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी और सिसक रही थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर जकड़ लिया। फिर मुझे देखने के लिए उसने छोड़ा। मेरे ललाट पर कटे का जख्म देखकर वह हैरान रह गई। यहाँ बैठ, नीले सोफे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा और बाहर भागी। कुछ देर बाद वह कटोरे में गर्म पानी लेकर लौटी। उसने एक तौलिया उस पानी में भिगोया, फिर उसका कुछ पानी निचोड़कर एंटीसेप्टिक की मदद से घावों को अच्छे से साफ किया। चेहरे, पीठ और सीने के जख्मों पर कुछ बैंडेज भी लगाए। मुझे पहनने के लिए एक शर्ट और एक शॉर्ट्स दिए। मेरी हालत बेहोशी की हो रही थी। मेरी आंखों के आगे जाले उड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नजरों के सामने एक लंबा और दुबला पतला बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ और मुझसे बातें करने लगा। फिर मुझे लगा कि यह तो मेरे नाना जी हैं। मेरे नाना एक इमाम थे और बहुत साल पहले मर गए थे। उस वक्त मैं 4-5 साल का रहा हूँगा। नाना मुस्कुरा रहे थे और मुझे अपने साथ चलने के लिए मेरा हाथ पकड़कर खींचे लिए जा रहे थे। वे कह रहे थे कि चलो तुमको मुंसूलू से मिलवाता हूँ। हमसे जब मुंसूलू मिला तो वह बहुत खुश दिख रहा था। वह जहाँ था वह बड़ी अजीब जगह थी। वहाँ कशिशे सिकल का कोई असर नहीं था। हम वहाँ पैर जमीन पर रखकर नहीं चल रहे थे, बल्कि पानी में जैसे मछलियाँ घूमती फिरती हैं, उसी तरह इधर उधर घूम फिर रहे थे। मगर तभी अचानक नाना जी और मुंसूलू गायब हो गए और मैंने देखा कि माँ मेरे पास बैठी हुई थी और मेरे सीने पर हाथ फेर रही थी। मैं उठकर सोफे पर बैठ गया। तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? माँ ने पूछा।
नाना, आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा। कहाँ है नाना? मेरी बातें सुनकर माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अपनी हथेली फैलाकर मेरे मुंह पर रखकर मेरा मुंह बंद कर दिया और फुसफुसाकर बोली, खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद रखो। वह मेरे कमजोर शरीर को उठाकर कमरे में गोला बनाते हुए घूमने लगी, जैसे मुल्ला जिन्न भगाने के वक्त करते हैं। वह रोती जा रही थी और फिर अचानक मुझे सोफे पर लिटाकर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई वह यह थी कि मेरे आसपास काका सेठी जैसी आधा दर्जन औरतें इकट्ठी थी। एक औरत कह रही थी कि एक प्रेत अपनी लश्कर से निकल भागा है। 3 दिन हुए वह बच्चों की जान को उनके जिस्म से चुरा लेता है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता था कि वे लोग मुझे मेरी माँ के साथ मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले जाएं। वह अभी मेरे पास नहीं थी। मेरी चाहत थी कि काश अब्बा मेरे पास होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या वे भी अंकल उसामा से जोंगो स्ट्रीट के सभी लोगों के जैसे ही डरते हैं। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अब्बा उन्हें पीटने से मना क्यों नहीं कर पाते। एक औरत एक मलहम लेकर मेरे पास आई। उसने मेरे चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर उसे लगाना शुरू किया। जल्दी ही उसकी तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। उसके कुछ देर बाद माँ फिश पेपर सूप एक कटोरे में लेकर आई जिसे वह अभी तक तैयार कर रही थी। सूप जब तेजी से उबल रहा था तो उसकी गंध मेरे नथुनों में पहुंच रही थी। उसके शरीर पर आप क्या मल रही हैं? मेरे चेहरे को देखकर माँ ने उस औरत से पूछा। वह अपने आगे की 2 औरतों को बगल करते हुए मेरे पास आई। बराए मेहरबानी मुझे उसे कुछ खिला लेने दीजिए, अब तो वे उसे मार ही डालेंगे। वह रो रही थी लेकिन उसकी आवाज में बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। माँ के बदले हुए बर्ताव को देखकर औरतें बहुत अचरज में पड़ी हुई थी। इसलिए नहीं कि उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर, बल्कि उसने जिस तरह से कहा उसकी टोन देखकर। ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। अगर मैं कमर कसकर विरोध नहीं करूंगी, लड़ूंगी नहीं, तो वे मेरे बच्चे को मार डालेंगे, माँ ने कहा। वह वैसे ही सिसकती रही और सूप का कटोरा मेरे मुंह से लगाए रही। औरतें धीरे धीरे अपने घर चली गईं। बस एक काका सेठी रह गई। मैंने माँ का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे कुछ दवा खिला दो और जख्मों पर मलहम लगा दो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और मुझे खिलाना जारी रखा। मुझे महसूस हुआ कि दादी के सुझाव से किसी को भी यह लग सकता है कि पिटाई की ही वजह से मुझे जख्म हुआ है, और यह भी कि मेरी यह हालत किसी प्रेत या जिन्न की वजह से नहीं हुई है। कुछ देर बाद काका सेठी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और जब दरवाजा बंद होने की आवाज माँ के कानों तक पहुंची तब उसे कुछ सुकून मिला। जल्दी ही तुम्हें आराम मिल जाएगा, सुन रहे हो ना? अपने दुपट्टे से मेरा चेहरा पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से फुसफुसाकर कहा। वह रात मेरे लिए बड़ी शांतिमय थी। मैं काफी खुश था कि मुझे अंकल उसामा के पास नहीं जाना पड़ा। वैसे मैं हैरान हो रहा था कि पता नहीं कौन उनके लिए आज ब्रेड लाया होगा। अंकल उसामा ने जिस दिन मुझे पीटा तब से 1 हफ्ते तक माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसने मेरे उस्ताद को और अंकल उसामा को भी कहला भेजा कि मेरी तबीयत नासाज है। इसलिए अंकल को यह उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके लिए ब्रेड लाने और अरबी पढ़ने के लिए उनके घर जाऊंगा। मुझसे मिलने के लिए मेरे कई चचेरे भाई और दोस्त आते रहते थे। वह मेरे साथ काफी देर तक बैठकर गपशप करते रहते थे, इसलिए मेरा वक्त मजे में कट जाता था। उन दिनों मैंने ढेर सारी कहानियों की किताब दोबारा पढ़ डाली जिसमें चंगा और मोना तथा अली बाबा और 40 चोर जैसी कहानियां भी थी। माँ मेरी पसंद के भोजन बनाकर मुझे खिलाती थी।
पढ़ाई के लिए 20 हाथ से बनी स्पेगेटी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता था और मुझसे मिलने आने वाले लड़के लड़कियों के साथ मैं उन्हें शेयर करता था। मैंने एक दिन हफीज के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अपनी नानी के घर असावासी गया हुआ है। मेरी पिटाई के दिन से उसे किसी ने नहीं देखा। हफीज असावासी कैसे गया यह कोई नहीं जानता। वह शहर से करीब 6 मील दूर भी था। घर में कैद रहने के छठे दिन मुझे सुनने में आया कि हफीज की नानी असावासी से पैदल चलकर अपने नाती की ओर से माफी मांगने यहाँ आई है। वह बूढ़ी औरत जानती थी कि जब तक वह ऐसा नहीं करेगी तब तक अंकल उसामा का गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि वह उतना ही बरांजू हफीज को भी करने वाले थे जितना उन्होंने मुझे मारा था। मदरसे के मेरे दोस्त मुझे बता चुके थे कि अंकल उसामा ने क्लास में ही बच्चों के सामने यह कहा है कि चाहे कोई भी हफीज की ओर से माफी मांगे लेकिन वे उसे पनिश जरूर करेंगे। उसको बिना सजा दिए वे छोड़ेंगे नहीं। वे इस कदर गुस्से में थे कि उनका कहना था कि उसकी सजा के पहले अगर वह मर भी जाता है तो वह उसकी बॉडी को बरांजू से मारकर अपनी कसम पूरी करेंगे। लेकिन मेरी माँ को उनकी किसी कसम पर यकीन नहीं था। वह उनके बारे में कहती थी कि उस झूठे की बात पर यकीन मत करना। वह अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए यह सब कह रहा है। तुम देखना वह कमीना उस लड़के को छुएगा भी नहीं। मेरे मुंह पर अंकल को वह कमीना कहने के पहले जरूर वह पागल हो चुकी होगी। मेरे अंदर भी गुस्सा था, लेकिन मेरा गुस्सा अंकल के ऊपर नहीं था, क्योंकि उन्हें जब गुस्सा चढ़ जाता था तो वे असहाय हो जाते थे। उस वक्त सख्ती से उन्हें कोई रोक नहीं पाता था, नहीं तो वे इस हद तक नहीं जाते। दरअसल मेरा गुस्सा मेरे अब्बू पर था, जो मुझे पिटने के लिए छोड़कर हमेशा घर से बाहर रहते थे। मुझे यह जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि हफीज को मुझसे कम सजा मिले। वैसे मैं नहीं चाहता था कि हफीज भी मेरी तरह पीटा जाए। वैसे भी अंकल की हिंसात्मक रवैये की वजह से वह दब्बू किस्म का बच्चा बन चुका था। वह हकलाता था और तेज आवाज से डर जाता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। वे उसे पागल हफीज कहकर बुलाते थे। जब हफीज 7 साल का था और मैं 9 साल का तो एक दिन वह अपने से ही बात करने लगा। किसी गैर काबिलेदीद इंसान से वह बात करता था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लगता था कि उसके साथ कोई है। काका सेठी कहती थी कि जिन्न हफीज को परेशान कर रहे हैं और वे ही उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ खेलते वक्त वह ऐसे लड़कों को गालियां देने लगता, धमकाता या थप्पड़ मारता जिसे सिर्फ वही देख रहा होता और हमें वे दिखाई ही नहीं देते थे। उसको शैतानी बरकत से छुटकारा दिलाने के वास्ते उसामा अंकल ने रुबुटू तैयार किया, जिसका कुछ हिस्सा हफीज को पिलाना था और बाकी हिस्से को पानी में मिलाकर नहाना था। यही नहीं, उन्होंने बहुत साका वाली एक ताबीज भी बनाकर दिया जिसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए थे। ताबीज मगरमच्छ के चमड़े के अंदर रखकर सिला हुआ था और खतरनाक जिन्नों से बचने के लिए हफीज को हमेशा अपने पास रखना था। लेकिन मेरे मन में हमेशा डाउट रहता था कि क्या सचमुच हफीज के ऊपर किसी जिन्न का साया है। इस मसले का सिर्फ एक पहलू अच्छा यह था कि हफीज अपने आप में इस कदर मसरूफ रहता था कि उसे यह एहसास नहीं था कि स्कूल के उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके ऊपर किसी जिन्न या पिशाच का साया था या नहीं, लेकिन उसामा अंकल की दवा और ताबीज से उसको आराम मिल गया। इस बात से सब लोग बहुत खुश थे। तब से हमेशा मैं हफीज के लिए अल्लाह से दुआ करता रहता हूँ कि उसके साथ फिर ऐसा कोई मसला दोबारा खड़ा ना हो। 7वें दिन हफीज स्कूल से लंच की छुट्टी में मेरे घर चला आया। तब उसने उसामा अंकल से बचकर निकल जाने की अपनी जांबाज कहानी कहने लगा कि कैसे वह भागकर अपनी नानी के घर चला गया। वह मुझे यकीन दिलाने की भरसक कोशिश करता रहा कि उसामा अंकल ने अपनी जान उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की थी।
यहाँ तक कि उन्होंने उसके पीछे 4 लौंडों को लगा दिया था कि जैसे भी हो सके वे उसे पकड़ कर लाएं, लेकिन उन चारों में से कोई भी उसके बराबर दौड़ न सका कि उसे पकड़ पाए। मुझे पता था कि वह बढ़ा कर बातें कर रहा था, लेकिन उसने जो दूसरी बात बताई उस पर मेरा गौर ज्यादा था। स्कूल जाने से पहले उसने बताया कि उसामा अंकल अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में अक्रा की ट्रिप पर चले गए हैं और आज वे दिन भर नहीं रहेंगे। वे देर रात तक ही वापस आ सकेंगे। वैसे उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह बात जोंगो स्ट्रीट के बच्चे को पता थी कि मदरसे की नौकरी के अलावा उसामा अंकल का कोई दूसरा बिजनेस नहीं है और दूसरी बात, अंकल को बाहर कहीं आने जाने से सख्त नफरत है। यहाँ तक कि कई साल बीत जाते हैं, वे कुमासी से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे एक बात से बड़ी खुशी मिली कि अंकल के न रहने से मुझे आजादी मिल गई, और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि बाहर निकलकर पूरी आजादी के साथ खेलने के एहसास से मेरा दिल बाग बाग हो गया। कंपाउंड में उस दिन मैं खूब जी भरकर खेला। जिंदगी में पहली मर्तबा हमने दुनिया के दूसरे सारे बच्चों की मानिंद एकदम बेतकल्लुफ होकर खेल का मजा लिया। हम खेल में इस कदर मसरूफ हो गए थे कि कंपाउंड में कब धीरे धीरे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए हमें पता ही नहीं चला। औरतें घबराई हुई थी, कुछ के सिर पर पल्लू भी नहीं था। सारे लोग कंपाउंड में इधर उधर घूम रहे थे। हमने देखा कि सबके चेहरे गमगीन थे और सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। तभी हमें एक औरत की तेज तेज रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाइही राजिउन। यह सुनते ही मेरी नसों में खून जम गया और मेरे साथ सारे बच्चे दुखी हो गए। फिर तो रोने चिल्लाने की आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ देर के बाद बच्चों के रोने की आवाज भी आने लगी। जब यह सब शुरू हुआ तो मैं हफीज और 4-5 और अपने चचेरे भाइयों के साथ था। हम सब दौड़कर कंपाउंड के उस हिस्से की ओर गए जहां कुछ बच्चे पहले से ही जमा थे। अभी तक हमें यह पता नहीं चल पाया था कि दरअसल मौत किसकी हुई है। कुछ लोग किसी कार एक्सीडेंट की बात कर रहे थे जो अक्रा और कुमासी के रास्ते में कहीं हुआ था। तभी अचानक मुझे याद आया कि उसामा अंकल भी अक्रा गए हुए थे और मुझे यह भी पता था कि कंपाउंड में इतनी भीड़ उसी की मौत पर उमड़ सकती थी जो जोंगो स्ट्रीट में काफी रसूखदार हो। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अंकल उसामा तो इतने साका वाले हैं कि उनकी मौत हो ही नहीं सकती। मुझे अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि अंकल उसामा की मौत कैसे हुई। सिर्फ उस खौफनाक कार एक्सीडेंट के अलावा हमें और कुछ पता नहीं चल पाया। हमारे अहाते में रोने चिल्लाने वालों की भीड़ जमा थी। सारे लोग बच्चों की तरह रो रहे थे। कुछ लोग उन्हें समझाने बुझाने में लगे थे और कुछ लोग उसामा अंकल की याद में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे। मैंने हफीज को देखा। उसका चेहरे पर कोई जज्बात नजर नहीं आ रहा था, जैसे उसे अभी तक पता ही नहीं चल पाया था कि मौत किसकी हुई है। वैसे मैं भी रो नहीं रहा था, जबकि मुझसे छोटे छोटे बच्चे रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ लिए थे। उन्हें देखकर लगता था कि उनको अच्छी तरह से पता है कि मौत सचमुच क्या चीज होती है। लेकिन कुछ वजहों से मेरे अंदर भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। अगर कुछ था भी तो मैं अपने आप को गुनहगार मान रहा था। हमें मदरसे में पढ़ाया गया था कि किसी भी हालत में मरने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें सिखाया गया था कि मरे हुए के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह उसके गुनाहों को माफ कर दे। यह सोचकर उसामा अंकल की जानिब हफ्तों की जो कड़वाहट मेरे मन में थी वह दूर हो गई। या अल्लाह, उनके गुनाहों को माफ कर दे, मैं बार बार अपने मन में दोहराने लगा। फिर अचानक से ही मैं चिल्लाकर रो पड़ा, जैसे उन चंद लफ्जों ने मेरे सब्र का बांध तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया।
जब हफीज ने मुझे रोते हुए देखा तो वह भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। हम एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोते रहे। तब काका सेठी ने एक आंटी को भेजकर हमें अपने घर बुलवा लिया। उन्होंने बड़ी कड़ाई से हमसे कहा, फरिश्ते सिर्फ इबादत कबूल करते हैं, वे आंसुओं की भाषा नहीं समझते, इसलिए रोना एकदम से बंद करो। लेकिन मैं जब हफीज की ओर देखता था तो मेरी आंखों से आंसू ढुरक कर गालों से होते हुए नीचे गिर जाते थे। अल्लाह उनको माफ करना, अल्लाह उनको माफ करना। मैं बार बार दोहरा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सारी दुआएं जो मेरे अंदर से निकल रही हैं, वे उसामा अंकल के लिए न होकर हफीज के लिए थीं, क्योंकि मैं चाहता था कि अल्लाह मेरे चचेरे भाई को हर बला, हर मुसीबत, हर जिन्न से महफूज रखे, क्योंकि अब अंकल उसामा भी तो नहीं थे कि उसके ऊपर मुसीबत पड़ने पर वे उसे बचा लेंगे।